नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन जो अमेरिका के द्वारा बुलाया गया था, उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि उसके द्वारा देशद्रोह कानून को खत्म करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और विकीलीक के संस्थापक जूलियन असांजे को लेकर के ब्रिटेन की अदालत के द्वारा क्या फैसला लिया गया है उनके प्रत्यर्पण को लेकर के, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा हुआ ये मामला है। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है हर साल, और उसी को आधार बना करके यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं हमारे संविधान से जुड़ी हुई। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से हमारे देश के महान नेताओं के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे तो आप इसके बारे में पॉलिटी में पढ़ते ही हो कि किस तरीके से हमारे देश में हमारे संविधान का निर्माण किया गया, किन किन नेताओं के द्वारा कौन कौन सा योगदान दिया गया। लेकिन इस एडिटोरियल में खास करके नेहरू जी और अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह सबसे अंतिम में है। इस एडिटोरियल का जो आखिरी भाग है वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पहले भाग में कुछ बातें लिखी गई हैं, पहले उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी, और नेहरू यह चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हो, यानी कि सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इस मांग के 11 साल के बाद 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और लगभग 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, और 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया, और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी का डेट हमने इसीलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नेहरू जी की अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूरे संविधान को लागू कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा जब इसे अपनाया गया था तो उस समय संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया था, लेकिन पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आप अपने पॉलिटी क्लास में इन सभी बातों को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर संविधान बनाने में नेहरू जी के योगदान को लेकर के चर्चा किया गया है, और कहा गया है कि उनका जो उद्देश्य संकल्प था उसी से संविधान की प्रस्तावना का गठन किया गया, और जिसमें संविधान के दर्शन, दृष्टि और लक्ष्य के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि नेहरू जी यूरोपीय पुनर्जागरण, अमेरिका की स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो विचार उत्पन्न हुए थे उनसे काफी प्रभावित थे, और उसका झलक कहीं ना कहीं हमारे संविधान में दिखता है, जहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बोलने की आजादी, न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या फिर राजनीतिक न्याय हो, इन विचारों का प्रभाव हमारे संविधान में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इसमें नेहरू जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। उसी तरीके से यहाँ पर अंबेडकर जी के बारे में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि संविधान के निर्माण करने वाले लोगों के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को चुना गया, जो कि इन लोगों की दूरदर्शिता को दिखाता है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे,
और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि संविधान सभा के अपने भाषण में अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया था कि वे संविधान सभा का हिस्सा इसीलिए बने थे क्योंकि उन्हें दलित वर्गों के लिए कुछ करना था, लेकिन सभा ने उन्हें सभापति बना दिया। आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में गंभीर मतभेद थे, लेकिन फिर भी जब संविधान को बनाने की बारी आई, और आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का भारी बहुमत था, और हमने अभी अभी देखा कि अंबेडकर जी के गंभीर मतभेद थे कांग्रेस और महात्मा गांधी के विचारों से, लेकिन फिर भी संविधान सभा के द्वारा अंबेडकर जी को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इससे यह पता चलता है कि संविधान को बनाते समय अलग अलग विचारधाराओं का उपयोग किया गया। लोग एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते थे, भले ही उनके बीच में कितने भी गंभीर मतभेद क्यों ना हो, इन सभी विचारधारा को हमारे संविधान में जगह दिया गया। तो इस तरह की कुछ बातें अंबेडकर जी और नेहरू जी के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वह सबसे अंतिम में एडिटोरियल के लिखा गया है, और यहाँ पर जवाबदेही को लेकर के चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, यानी कि यहाँ पर लोग ही संप्रभु हैं और राज्य के प्रत्येक अंग अंततः उनके प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन अगर हम जवाबदेही की बात करें तो यह एक बहुत ही छोटा शब्द है जिसे अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से समझा या व्याख्या किया जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में कैबिनेट स्वरूप वाली संसदीय प्रणाली है, जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो हमारी सरकार होती है वह विधायकों से मिलकर के बनती है, और विधायक जो है वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और अगर विधायकों के द्वारा सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए तो सरकार यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। और अंततः देखा जाए तो कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो, वह दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन अगर हम न्यायिक जवाबदेही की बात करें तो इसको लेकर के हमारी संविधान में एक अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। जिस तरीके से हमारी कार्यपालिका या विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है, उस तरीके से न्यायपालिका को जवाबदेह नहीं बनाया गया है। और इस मुद्दे को लेकर के हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन बी रमना, उनके द्वारा 26 नवंबर को अपने भाषण में कुछ बातें कही गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि संविधान के निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में जवाबदेही को एक अभिन्न तत्व बनाया। हालांकि उन्होंने जानबूझकर न्यायपालिका को अलग प्रायदान पर रखने का फैसला किया, और न्यायपालिका का जो काम होता है वह लोगों के साथ न्याय करना है, और इसीलिए संविधान ने इसे एक स्वतंत्र संस्था बना दिया जो कार्यों के संबंध में ना तो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है और ना ही विधायिका के प्रति। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 142 है वह पूर्ण न्याय की अवधारणा को लाता है, और पूर्ण न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, और इसीलिए न्यायपालिका को ना तो कार्यपालिका के लिए और ना ही विधायिका के लिए जवाबदेह बनाया गया है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का ये कहना था कि हमारे संविधान को जो बनाने वाले लोग थे वो काफी दूरदर्शी थे, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को समझते हुए कि अगर हम न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रति या फिर विधायिका के प्रति जवाबदेह बना देंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण न्याय की जो व्यवस्था है उसको गंभीर आघात पहुंचेगा। इस बात को वो पहले ही समझ गए थे। यहाँ पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भले ही न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में लोकतंत्र को बचाने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर उनके द्वारा केशवन भारती केस का जिक्र किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को दिया गया था हमारे संविधान के लिए, और कहा गया था कि सरकार कुछ भी कर सकती है लेकिन संविधान के मूल संरचना को बदल नहीं सकती। यानी कि उनका यह कहना था कि भले ही न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने में, संविधान की रक्षा करने में न्यायपालिका के द्वारा अपनी भूमिका निभाई गई है, और हमारे देश की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वह भारतीय गणराज्य का गौरव है। और अगर हम न्यायपालिका को
किसी के प्रति जवाबदेह बनाते हैं तो यह एक तरीके से आपदा की तरह होगा, और जिस तरीके से हमारे संविधान को बनाने वाले लोगों के द्वारा इसे स्वतंत्र बनाया गया ताकि यह हमारे साथ पूर्ण न्याय करे, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और एक तरीके से कहीं ना कहीं मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस बात को ही बताया गया कि अगर सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रति और विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने का कोशिश करेगा तो यह कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फ्रीडम एंड पावर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही जो बिडेन के द्वारा यह कहा गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे लोकतंत्र को लेकर के एक शिखर सम्मेलन बुलाएंगे, जिसका कि उन्होंने पालन किया है। लेकिन ये जो शिखर सम्मेलन बुलाया गया था उसमें भी कुछ कमियां हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर देशों की सूची बनाई गई है उसमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। हालांकि आपको यहाँ पर याद रखना है कि दुनिया के 110 देशों को यहाँ पर अमेरिका के द्वारा इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो सूची बनाई गई देशों की वह मनमाने ढंग से बनाई गई, क्योंकि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और नेपाल को निमंत्रण दिया गया, लेकिन बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का बहिष्कार किया गया, यानी कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। और इसीलिए जो मानदंड यहाँ पर अपनाए गए थे सरकारों को बुलाने के लिए, उसके ऊपर गंभीर संदेह पैदा होता है। यहाँ पर रूस और चीन को भी इस शिखर सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, और उनके द्वारा इस शिखर सम्मेलन को लेकर के अमेरिका की आलोचना की गई। और यहाँ पर रूस और चीन का ये कहना था कि उनके देश में लोकतंत्र मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में सरकारों को परिवर्तित किया गया और वहां पर लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से विफल रहा, उसको लेकर के यहाँ पर रूस और चीन के द्वारा अमेरिका की आलोचना की गई और कहा गया कि अमेरिका के द्वारा हथियार का प्रयोग करके दूसरे देशों में लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वह कभी भी सफल नहीं होता। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वे मानदंड क्या थे जिसके आधार पर कुछ देशों को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया और कुछ देशों को बुलाया गया, वह काफी संदेहपूर्ण है। और जिस तरीके से म्यांमार में, अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके एक सैनिक सरकार का गठन किया गया है, या फिर आतंकवादियों के द्वारा अफगानिस्तान में सरकार बनाई गई है, उस समय लोकतंत्र को लेकर के एक सम्मेलन करना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा यह कहा गया है कि जो लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हैं, यानी कि स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, महिलाओं की भागीदारी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और भी नए नियम लाने वाला है। उसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की जो मुख्य बातें हैं, जैसे समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी, शिकायत निवारण और सत्ता का विकेंद्रीकरण, इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। तो इस एडिटोरियल में जो सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि वैसे देश जो कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन देशों के नेताओं को सबसे पहले अपने देश में इसके लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका का नाम बहुत सारे मामलों में खराब हुआ है, उसको देखते हुए अमेरिका को पहले अपने घर में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करना चाहिए। उसी तरीके से दुनिया के वे देश जो चाहते हैं कि लोकतंत्र फले फूले इस दुनिया में, तो उन्हें सबसे पहले अपने घर में चेंज करना होगा। जो भी उनके लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को उनके देश में लागू करना होगा, और सिर्फ बोलने से पूरी दुनिया में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है SC हैज टेकन नोट ऑफ सेक्शन 124 मिसयूज,
और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम सेक्शन 124A की बात कर रहे हैं, यानी कि देशद्रोह के कानून की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा संसद में यह जवाब दिया गया है कि सरकार का भारतीय दंड संहिता से देशद्रोह के आरोप का जो कानून है उसको खत्म करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है। यानी कि सरकार अभी भारतीय दंड संहिता से देशद्रोह के कानून को खत्म नहीं करने जा रही है, जिसको लेकर के बातें साफ की है सरकार ने संसद में। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि ये जो बात संसद में कही गई है सरकार के द्वारा, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के द्वारा खुली अदालत में सेक्शन 124A को लेकर के जो बातें कही थी, जो तीखी टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, उसके लगभग 5 महीने बाद आया है। और आप सभी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देशद्रोह के कानून को एक औपनिवेशिक कानून बताया गया था, जिसका उपयोग अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को कैद करने के लिए किया गया था। और यहां पर 15 जुलाई को एक सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देशद्रोह के कानून के उपयोग की तुलना एक बढ़ई को दिए गए एक उपकरण से की, जो उसे लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए दिया जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। तो इस तरह की बातें जो है 15 जुलाई को एक सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देशद्रोह के कानून को लेकर के कहा गया था। लेकिन यहां पर सरकार का यह कहना है कि उनकी यह जो टिप्पणी है कि राजद्रोह का जो कानून है वह एक औपनिवेशिक कानून है, जिसका सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया गया था, अदालत के किसी फैसले या आदेश का हिस्सा नहीं है। यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो बातें चीफ जस्टिस के द्वारा कही गई थी वह मौखिक रूप से कही गई थी और यह कोई आदेश नहीं था चीफ जस्टिस का। और इसी को आधार बनाकर के सरकार का यह कहना है कि यहां पर जो उनकी टिप्पणी है वह सिर्फ मौखिक टिप्पणी है, किसी फैसले में या किसी आदेश में उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 15 जुलाई को ही भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत में यह साफ कर दिया था कि सरकार धारा 124A को आईपीसी से खत्म नहीं करने जा रही है। उन्होंने कहा था कि धारा 124A को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, बस अदालत को यह देखना चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति इससे हो, जिसकी चर्चा यहां पर न्यूज में भी किया गया है इस सेक्शन में। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि अदालत ने भले ही लिखित रूप से किसी आदेश में देशद्रोह के कानून को लेकर के उसकी आलोचना ना की हो, लेकिन यहां पर अगर सीजीआई के द्वारा मौखिक रूप से भी इसका आलोचना किया जाता है तो वह बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहां पर जो टिप्पणी की गई है वह एक तरीके से अदालत की जो सोच है इस कानून को लेकर के उसको दर्शाता है और सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि यहां पर यह भी कहा गया है कि श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह फैसला दिया था कि अगर कानून अस्पष्ट है तो उसे खत्म कर देना चाहिए, और खास करके वैसे कानून जो भारत के लोगों के स्वतंत्र भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करते हैं, वैसे कानूनों को जरूर खत्म कर देना चाहिए। यहां पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के कानून को लेकर के बातें कही जा रही हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 1962 के केदारनाथ मामले में जो फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था, जिसमें उन्होंने धारा 124A को बरकरार रखा था कुछ शर्तों के साथ, उस पर बहस और आत्मनिरीक्षण करने का रास्ता खोल दिया है। यानी कि यहां पर उस फैसले का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है अगर सरकार के द्वारा इसको मनमाने तरीके से लोगों पर लगाया जारी रखा जाएगा तो हो सकता है कि कोर्ट खुद ही अपने उस फैसले को दोबारा से निरीक्षण करे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। आप सभी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह कहा गया था कि जितने लोगों पर सरकारों के द्वारा सेक्शन 124A लगाया जाता है उसमें जो सक्सेस रेट है वो काफी कम है। अधिकतर लोग जो हैं वह इस आरोप से बरी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकारों के द्वारा इस सेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है
द ड्रीम ऑफ बीइंग ए चिप हब। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का एक बहुत बड़ा हब बनना चाहता है और इसको लेकर के भारत के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में जो लीडर है ताइवान, उसके साथ मिलकर के भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा 7.5 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा भी भारत में इस तरह के प्लांट लगाने को लेकर के काम किया जा रहा है। यहाँ पर टाटा समूह के बारे में चर्चा की गई है। आपको ये ध्यान में रखना है कि टाटा समूह 3 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ बातचीत कर रहा है ताकि वह यहाँ पर सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए सुविधा स्थापित कर सके, जिसके लिए टाटा 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत बहुत ही तेजी से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मूलभूत बातें हैं जिसको कि यहाँ पर भारत को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर के चर्चा किया गया है खास करके, और यहाँ पर कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के आईआईटी के जो पूर्व छात्र हैं उनके द्वारा यह लगातार कोशिश की जा रही है कि यह उद्योग आंध्र प्रदेश में आए और इसको लेकर के जो पहल थी वह 5 साल पहले शुरू की गई थी। यहाँ पर एक तेलुगु एनआरआई एसोसिएशन के द्वारा विशाखापट्टनम में एक बैठक किया गया और जिसमें यह कहा गया कि ये लोग आंध्र प्रदेश में इस उद्योग के विकास को लेकर के काम करेंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश में इससे संबंधित उद्योग लगाने के लिए यह जो विचार था वह 2014 में जन्म लिया था और यहाँ पर नेस्कॉम के द्वारा आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं जिसमें विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, विजयवाड़ा क्षेत्र शामिल है, वहां पर एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कॉरिडोर बनाने को लेकर के बातचीत किया गया था। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश में वो सारी चीजें हैं जो कि ऐसी इंडस्ट्री को चाहिए, जैसे यहाँ पर पानी है, यहाँ पर रेत है और आप सभी जानते हैं कि रेत सिलिकॉन सिलियों को बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में काम करता है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे की सुविधा बहुत ही अच्छी है, यानी कि यहाँ पर कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छा है। और इसको देखते हुए नेस्कॉम के द्वारा आंध्र प्रदेश में इन चिप्स के डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला किया गया था। नेस्कॉम के अनुसार यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र के बहुत सारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वह दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं और वे लोग भी भारत में सेमीकंडक्टर चिप का जो प्लांट है वो लगाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल बन चुका था कि आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले प्लांट लगाए जाएं, जिसका कि फायदा अब आंध्र प्रदेश उठा सकता है। यह जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप के मामले में भी अग्रणी देश बनना है, इसमें कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि हमें सिर्फ डिजाइनिंग को लेकर के काम नहीं करना है, बल्कि हमें बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के भी काम करना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ डिजाइन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उस सेमीकंडक्टर का जो लाइसेंस है अगर किसी विदेशी कंपनी के पास रहता है तो एक तरीके से यह भारत के लिए सही नहीं है, ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही नहीं हो सकता। और इसीलिए भारत को एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बनाना होगा, यानी कि भारत यहाँ पर सेमीकंडक्टर को बनाए भी, उसका डिजाइन भी करे और उसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है वो भी भारत के कंपनियों के पास ही हो, भारत के पास हो, तभी जाकर के हमें इसका पूरा फायदा हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि हमें सिस्टम ऑन ए चिप को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाने की आवश्यकता है। और यहां पर जो भारत सरकार का रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए जो भी संबंधित उद्योग हैं उन्हें आपस में कैसे जोड़ा जाए, ये सारी की सारी प्लानिंग जो है भारत सरकार के द्वारा करनी है। और तभी जाकर के भारत का जो सपना है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में ग्लोबल लीडर बने, यह सपना पूरा हो सकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है एंडलेस ऑर्डर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के बातें कही जा रही हैं। आप सभी को पता होगा कि लंदन के उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि विकीलीक्स के संस्थापक
जूलियन असांजे को, जो कि वर्तमान में एक ब्रिटिश जेल में है, उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे जासूसी अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं यूएस में, और यह जो फैसला आया है वह कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका है जो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसी मामले में निचली अदालत के द्वारा इस साल के शुरुआत में जूलियन असांजे के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उनके प्रत्यर्पण के अमेरिकी अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। उनके वकीलों और डॉक्टरों का यह कहना था कि अमेरिका के जेलों में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके द्वारा उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और इसको आधार बना करके ही निचली अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मनाही कर दी थी। लेकिन यहां पर जब यह मामला उच्च न्यायालय में गया तो अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा उच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया कि श्री असांजे को प्रतिबंधात्मक जेल में नहीं रखा जाएगा, और ऐसा आश्वासन मिलने के बाद ही उच्च न्यायालय के द्वारा उनके प्रत्यर्पण का फैसला लिया गया। अगर हम उन पे लगे आरोपों की बात करें तो अमेरिका का यह कहना है कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका के रक्षा डेटाबेस को हैक किया, और उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारी संवेदनशील जानकारियों को बाहर निकाला, और ऐसा करने से अमेरिका में कुछ लोगों की जान को खतरा भी हुआ। और अगर यहाँ पर उनके ऊपर जो अमेरिका आरोप लगाता है वह अगर सिद्ध हो जाता है तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि असांजे, जिनकी उम्र अभी 50 वर्ष की है, उन्हें 175 साल की जेल हो सकती है वहां पर। यहां पर कुछ और जानकारी आपको ध्यान में रखना है। आपको यह ध्यान में रखना है, उन्होंने स्वीडन में यौन उत्पीड़न के आरोपों का जांच का सामना करते हुए 2012 में लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। और आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे यौन उत्पीड़न के, इस आरोप को उन पर से बाद में हटा लिया गया था। लेकिन 2019 में इक्वाडोर के दूतावास से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें यूके में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 50 सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया था, और अभी वह लंदन के बेलमर्स जेल में है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि विकीलीक्स के द्वारा इराक और अफगान युद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए थे, जिससे उस समय सभी मीडिया घरानों के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह कहीं ना कहीं आधिकारिक अपराधों और कवरअप को उजागर करता है कि किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा गलत सूचनाएं दे करके इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमला कराया गया। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार यहां पर होता तो यह सबसे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई करता जिन्होंने इस तरह के अपराध किए हैं। लेकिन इसके बजाय अमेरिका जो है विकीलीक्स के फाउंडर असांजे के पीछे ही पड़ गया, वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। और यहां पर अमेरिका ने यह तर्क दिया है कि जूलियन असांजे कोई पत्रकार नहीं है और इसलिए उन्हें जासूसी के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। और अमेरिका में जो जासूसी के लिए कानून है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लाया गया था, उस कानून का सामना यहां पर जूलियन असांजे को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बनता है, क्योंकि अगर यहां पर अमेरिका के द्वारा उन्हें प्रत्यर्पित कर लिया गया और उनको दंडित किया जाता है तो इससे प्रेस की स्वतंत्रता और खोजी पत्रकारिता को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और यहां पर यह संदेश जाएगा कि अगर कोई भी पत्रकार किसी शक्तिशाली संस्था के बारे में कोई अप्रिय सत्य प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जिसके डर से फिर कोई भी रिपोर्टर या प्रेस वाला इस तरह के काम को नहीं करेगा। यहां पर सबसे अंतिम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पर कहा गया है कि अगर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक यूएस और यूके प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अपनी घोषित प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें श्री असांजे को मुक्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता को बचाया जा सके। और अगर इनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो दुनिया में बहुत ही गलत संदेश जाएगा। हमने अभी अभी देखा लोकतंत्र के मामले में भी ये कहा गया था
कि अगर आपको पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बचाना है या फिर बढ़ावा देना है, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम सबसे पहले आपको अपने घर में करना होगा, अपने देश में करना होगा। वही बात यहां पर कही जा रही है कि यूके और यूएस प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें करने का हक उन्हें तभी होगा जब वे अपने देश में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में जवाबदेही को एक अभिन्न तत्व बताया है। हालांकि यह न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका के समान उत्तरदायित्व का भार नहीं डालता। इसके क्या कारण थे, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे चर्चा की कि अगर हम न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रति या फिर विधायिका के प्रति जवाबदेह बना देंगे, तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको आघात पहुंचेगा। और इसको देखते हुए ही संविधान के निर्माताओं ने न्यायपालिका को इनके प्रति जवाबदेह नहीं बनाया। यहां पर आप इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं कि भले ही न्यायपालिका इनके प्रति जवाबदेह नहीं है, फिर भी न्यायपालिका ने हमारे देश में अपने जजमेंट से लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। सरकारों के द्वारा तो हमेशा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि जनता को बहुत ही भारी पड़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिनके जजमेंट को आप यहां पर उल्लेख करके ये समझा सकते हैं कि चूंकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के अपना काम कर पाती है। आइए एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, धारा 124A का संक्षिप्त परिचय दें। तर्क दीजिए कि कैसे राजद्रोह कानून संवैधानिक भावना के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो राजद्रोह का कानून है वो क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दें, किस आधार पर इसे लगाया जाता है और इसको लेकर के कौन कौन से जजमेंट आए हैं, आप उसका भी यहां पर उपयोग कर सकते हैं। हमने जजमेंट की बात की है अपने एडिटोरियल में। आप यहां पर यही बता सकते हैं कि किस तरीके से जितने लोगों पर यह कानून लगाया जाता है उनमें से अधिकतर लोग इससे बरी हो जाते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि सरकारों के द्वारा जानबूझ करके जनता की आवाज को दबाने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर इनको रिवाइज करेंगे। जो पॉइंट्स मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं उनको नोट्स कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।